नमस्कार दोस्तों। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। इंडियन सिस्टम को जर्मन सिस्टम से कंपेयर करते हुए, सिंगापुर के सिस्टम से कंपेयर करते हुए, इंडियन सिस्टम की कमियां बताते हुए। लेकिन इन सारे वीडियोस में जो मेरा मेन क्रिटिसिज्म रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर कि क्यों हमारा सिस्टम इतना खराब है, क्या हम इसमें बदलाव ला सकते हैं, क्या हम इन डेवलप्ड कंट्रीज से सीख सकते हैं, ये मेन पॉइंट्स मैं बार बार दोहराते रहा हूं इन सारे वीडियोस में। आज दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार जो नई एजुकेशन की पॉलिसी लेकर आई है, इन्होंने अपनी नई पॉलिसी में ऑलमोस्ट सारे मेजर क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स को एड्रेस कर लिया है और ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाए हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूं, बहुत ही अच्छी स्टेप लिए इन्होंने। आइए जानते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरा यह था कि हमारा सिस्टम क्लास 10th के बाद स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में फिट करने की कोशिश करता है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अगर आपने एक स्ट्रीम ले ली तो आप दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैं खुद जब मैंने 11th-12th में था तो मैंने साइंस स्ट्रीम चूज करी थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में भी था, इकोनॉमिक्स में भी था, लेकिन मैं मजबूर था। साइंस स्ट्रीम लेकर मैं ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ ही नहीं सकता था, क्या करता मैं। लेकिन अब सरकार ने इस चीज को बदल दिया दोस्तों। अब स्टूडेंट्स के पास और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज करने की। यानी आज अब इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के बाद एक स्टूडेंट फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। बहुत ही बढ़िया चीज करी है और मैं तो जेलस फील करता हूं कि हम 90s के किड्स मजबूर थे ये सब चूज करने में। अब स्टूडेंट्स के पास इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी चूज करने की। दूसरा बड़ा चेंज जो सरकार लाई है, इन्होंने हमारे एग्जिस्टिंग 10+2 के एकेडमिक स्ट्रक्चर को बदल के अब 5+3+3+4 सिस्टम में बदल दिया है। अब ये ज्यादा सिमिलर हो गया है वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम के कंपैरिजन में। 10+2 सिस्टम में एजुकेशन शुरू होती थी 6 साल की एज से। इस नए सिस्टम में अब 3 साल की एज से एजुकेशन शुरू होगी और एज 3 से लेकर एज 6 तक प्री स्कूल होगा। उसके बाद 2 साल के लिए क्लास 1 और 2 होगी। उसके बाद 3 साल की प्रेपरेटरी स्टेज होगी जिसमें फोकस किया जाएगा प्लेइंग, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम लर्निंग पे। उसके बाद क्लास 6 टू क्लास 8 जो होगी उसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा, जिसपे फोकस किया जाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज आएगी क्लास 9 टू 12 की, जिसमें फोकस किया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पे, फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा चॉइसेस दी जाएंगी स्टूडेंट्स को। सेलिंग की कोई जॉब हो गई या फिर जो है एक तरीके से सुपरमार्केट में काम करना या फिर ड्राइविंग का काम करना, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, तो गार्डनिंग, जो कुछ भी इस टाइप की जो जॉब्स हैं जो प्रॉपर मतलब इंजीनियरिंग साइड में या फिर ह्यूमैनिटीज या फिर वही मतलब यूनिवर्सिटी साइड में नहीं आती, जो कुछ भी एक्स्ट्रा साइड में दिखता है उनकी मतलब काफी हद तक मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग ही की जाती है। तो एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि इंडिया में हम इन सारी जॉब्स को काफी लो लेवल पे देखते हैं। हम उन्हें ऐसा देखते हैं कि वो निचले लोग हैं जो ये सारी टाइप की जॉब्स करते हैं और हमारे पेरेंट्स मजाक उड़ाते हैं कि अगर तू पढ़े लिखेगा नहीं तो क्या ये कारपेंटरी करेगा, कारपेंटर बनेगा, प्लम्बर बनेगा। लेकिन फर्क ये है कि जर्मनी में उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है इन जॉब्स को। मैंने बार बार बताया था आपको इन पिछले वीडियोस में कि कैसे ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये जो जॉब्स हैं जैसे कि वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, इन सारी जॉब्स को उसी लेवल पर देखा जाता है जैसे बाकी और स्किल्ड जॉब्स को देखा जाता है। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में, इन जॉब्स को एक निचले लेवल पर देखा जाता है, जो कि मैंने बोला था एक ऐसा माइंडसेट है जो हमें बदलना पड़ेगा। और सरकार ने इस माइंडसेट को बदलने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि क्लास 6 से ही इंटर्नशिप्स कराई जाएंगी स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग जॉब्स की। इन्हीं जॉब्स का एक्सपीरियंस दिलाया जाएगा स्टूडेंट्स को। 10 दिन का करीब बैगलेस पीरियड होगा जहां पर बच्चे बैग लेकर स्कूल नहीं जाएंगे बल्कि इन जॉब्स को एक्सपीरियंस करेंगे, कारपेंट्री, गार्डनिंग, वेल्डिंग जैसी जॉब्स। और बाद में भी वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस किया जाएगा स्कूलिंग में। ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है दोस्तों, जिसके बिना मुझे लगता है हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते जब तक ये चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं किए जाते। फॉर्चुनेटली सरकार ने यहां पर एक सही दिशा में एक्शन लिया है। ऊपर से क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी और क्लास 11-12 में बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस को कम किया जाएगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव पॉलिसी चेंज, जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स को साल के एंड में मिलते हैं, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। अभी तक क्या होता है कि टीचर्स असेसमेंट करके बताती हैं कि टीचर्स के हिसाब से एक स्टूडेंट ने कैसी परफॉर्मेंस करी है साल भर में। अब ना सिर्फ टीचर्स असेसमेंट करेंगी बल्कि स्टूडेंट्स अपने आप को खुद सेल्फ इवैल्यूएट करके बताएंगे कि स्टूडेंट्स की खुद के पर्सपेक्टिव में उन्हें कैसा लगता है, उन्होंने साल भर में कैसी परफॉर्मेंस करी है। ना सिर्फ सेल्फ इवैल्यूएशन बल्कि स्टूडेंट्स के बाकी क्लासमेट्स भी इवैल्यूएट करके बताएंगे कि बाकी क्लासमेट्स के पर्सपेक्टिव से
एक स्टूडेंट ने कैसी परफॉर्मेंस करी है। ये बहुत यूजफुल स्टेप है दोस्तों, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आप खुद से अपने आप को इवैल्यूएट करो, खुद से सोचो कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करो खुद के डिसीजंस को। और वैसे भी आने वाले लाइफ में, मतलब स्कूल में तो टीचर्स आपको बताती हैं कि आप कैसा कर रहे हो, पेरेंट्स आपको बताते हैं आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जब आपका स्कूल खत्म हो जाता है, कॉलेज खत्म हो जाता है, उसके बाद की लाइफ में कोई आपको बताने वाला नहीं होता कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। आपको खुद ही से ही इवैल्यूएट करना पड़ता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो लाइफ में और क्या करना चाहते हो आप आगे लाइफ में। इसलिए दोस्तों ये जो थिंकिंग है ये पहले से ही इंपार्ट करी जाए स्टूडेंट्स में कि अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करो और बाकी पर्सपेक्टिव्स को देखो कि बाकी लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके हिसाब से आपकी इवैल्यूएशन कैसी है। बहुत यूजफुल है। एक और बहुत बड़ा चेंज, बार बार मैं अपने वीडियोस में कहते आया हूं कि सरकार को और पैसे खर्च करने चाहिए एजुकेशन पे, और पैसे खर्च करने चाहिए। अब मानो सरकार ने फाइनली सुन ली बात। सरकार ने डिसाइड किया है दोस्तों कि एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी अब एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा। आज के दिन ये 3% के अराउंड चल रहा है, जो कि बहुत कम है। और ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज और बाकी डेवलपिंग कंट्री से भी अगर आप कंपेयर करो तो इंडिया काफी कम पैसे खर्च करता है एजुकेशन पे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो 6% बहुत अच्छा टारगेट है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी सरकार इस चीज को अचीव कर पाती है। लेकिन ऑब्वियसली एज अ फर्स्ट स्टेप इस 6% को टारगेट बनाना बहुत अच्छी चीज है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मारने की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ज्यादातर एग्जाम्स इस तरह से डिजाइन है कि हमें मेमोराइज करने की जरूरत पड़ती है चीजों को, और फिर जो भी हमने सीखा है हम कुछ महीनों बाद भूल जाते हैं क्योंकि हमने बस रट्टा मार के एग्जाम्स दिए हैं यहाँ पर। तो सरकार ने यह भी कहा है कि वो इस चीज को भी बदलने की कोशिश करेगी। जो एग्जाम्स होंगे वो ऐसे डिजाइन होंगे जिनमें ज्यादा मेमोराइजेशन की जरूरत ना पड़े, ज्यादा रोट लर्निंग की जरूरत ना पड़े। लेकिन एग्जैक्टली कैसे ये अचीव किया जाएगा इस पे ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, तो देखते हैं। होपफुल हूं मैं कि इस पे भी अच्छे चेंजेस इंप्लीमेंट किए जाएंगे यहां पर। क्लास 12th के बाद की एजुकेशन की बात करें तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम लाया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपने अपनी कोई डिग्री चालू करी और मान लो बीटेक की डिग्री आपने शुरू करी और 1 साल बाद आप रियलाइज करते हो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे और नहीं पढ़ना है, तो आप बीच में से ही ड्रॉप आउट कर सकते हो और 1 साल तक जितनी आपने पढ़ाई करी है, जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने, उनके क्रेडिट्स आप ले सकते हो और दूसरी डिग्री में ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत यूजफुल है। ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो बहुत अच्छी चीज है कि अब इंडिया में भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। इनफैक्ट ये ऑप्शन तो अब ये बना दिया गया है कि मान लो 4 साल की डिग्री है, आप 1 साल के बाद ड्रॉप आउट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद ड्रॉप आउट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल के बाद आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी और चौथे साल के बाद बैचलर्स रिसर्च डिग्री मिलेगी। एमए और एमएससी के जो कोर्सेज होते हैं वो 1 ही साल के होंगे अगर आपने पहले बैचलर्स में 4 साल की डिग्री करी है, और 2 साल के होंगे अगर आपने 3 साल की डिग्री करी है। ये फिर से कंसिस्टेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। साथ ही साथ टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस को परमिशन दे दी गई है कि वो अब इंडिया में भी अपने कैंपसेस सेटअप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि एक ऐसी पॉलिसी है जो कांग्रेस लाना चाह रही थी अपने टाइम में, लेकिन बीजेपी ने तभी से अपोज किया था। बीजेपी खुद ही ला रही है इसे। वोकेशनल एजुकेशन पर अपना फोकस जाहिर करते हुए सरकार ने कहा है कि अगले 10 सालों में एक फेज्ड तरीके से सारे स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा। एम किया जा रहा है कि 2025 तक 50% जो लर्नर्स होंगे स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में, उन्हें एक्सपोजर मिलेगा वोकेशनल एजुकेशन का। टीचर्स के लिए कहा गया है कि एक कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाया जाएगा सारी टीचर्स के लिए 2022 तक, और बाय 2030 जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी एक टीचर बनने के लिए वो होगी एक 4 साल की इंटीग्रेटेड बीईडी डिग्री। तो ये तो थे दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट्स मेरी राय में, जो अच्छी चीजें करी सरकार ने इस नई पॉलिसी में। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की या कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स की, जिन्हें लोग क्रिटिसाइज करने लग रहे हैं। इस नई पॉलिसी को लेकर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किसी पॉइंट पर हुआ है तो वो है लैंग्वेज के पॉइंट पर। इस पॉलिसी में लिखा गया है कि वेरेवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th ग्रेड एंड प्रेफरेबली टिल 8th ग्रेड एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज और द रीजनल लैंग्वेज। यानी 5th क्लास तक बच्चे की पढ़ाई होम लैंग्वेज में होनी चाहिए, मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए या रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। हालांकि ये कहीं नहीं लिखा गया कि ये कंपलसरी है करना, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया वो कहते हैं कि बेसिकली स्कूल्स को फोर्स करेगा कि वो इंग्लिश में ना पढ़ाएं बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाएं, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मान लो आप केरला में रहते हो और 4th क्लास तक आपके बच्चे ने केरला में पढ़ाई करी, उसके बाद वो आप महाराष्ट्र में शिफ्ट हो जाते हो, तो महाराष्ट्र में मराठी में ज्यादातर स्कूल्स पढ़ाएंगे और वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा बच्चा। तो जो मूवमेंट है लोगों की एक से दूसरी स्टेट में, वो काफी हद तक कम हो जाएगी इससे, और इफेक्ट पड़ सकता है इससे बुरा। पॉलिसी में यह भी लिखा गया है कि किसी भी लैंग्वेज को फोर्स नहीं किया जाएगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि संस्कृत और बाकी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उन्हें ट्राई किया जाएगा कि स्कूल के हर लेवल पे एज एन ऑप्शन अवेलेबल हो,
और क्लास 9 के बाद से फॉरेन लैंग्वेजेस के भी ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे अभी भी मिलते आ रहे हैं। मेरी राय में इंग्लिश को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन दुनिया भर में इंग्लिश एक तरह से ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बन चुकी है। आप किसी भी कंट्री से आते हो, मेरा मानना है कि इंग्लिश सीखनी बहुत जरूरी है अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी करना है, कहीं पे कंपीट करना है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है। हर देश में इंग्लिश सीखनी जरूरी बनती जा रही है, और ये एक तरह से इंडिया का एडवांटेज पॉइंट भी है चाइना के कंपैरिजन में और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर लोग इतना इंग्लिश नहीं सीख पाते। इंडिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए यूएस, यूरोप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर कंपीट कर पाते हैं। दूसरा, कई स्टूडेंट्स और टीचर बॉडीज ने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया ये कहते हुए कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है। कई पार्टीज ने भी इसे क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि सीपीआईएम से सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। वो कहते हैं कि स्टेट्स की नहीं पूछी गई इस पॉलिसी को लाने से पहले। नॉर्मली क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में भी आता है और सेंटर की लिस्ट में भी आता है, तो स्टेट से और कंसल्टेशन करनी चाहिए थी इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने से पहले। बाकी ये भी कहा गया है कि ये पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करती है, क्योंकि इस पॉलिसी में एक ऐसा पॉइंट है कि न्यू टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेटअप फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टीचर्स इन द कंट्री एंड नो स्टेट कैन चेंज दैट। तो स्टेट से पावर छीन ली गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दी गई है, और पावर को और सेंट्रलाइज कर दिया गया है कि ये जो डिसीजन मेकिंग होगी एजुकेशन को लेकर वो सेंटर की तरफ से आएगी। और फाइनली कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स ये थे कि ये पॉलिसी बेसिकली बहुत थियोरेटिकल है, थियोरेटिकली चीजों को बदलती है, लेकिन उन्हें रियल लाइफ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होगा। क्योंकि आज के दिन कितने ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे 5th क्लास में पढ़ते हैं, टीचर्स की कितनी कमी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है स्कूल्स में, उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है, बच्चे पहले ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर इतनी कम टीचर्स अवेलेबल हैं, तो कहां से उन्हें आप वोकेशनल ट्रेनिंग कराओगे, इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने का उन्हें मौका मिलेगा, ये सब मिल ही नहीं पाएगा। ये भी एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ये सारे चेंजेस हम ऊपर ऊपर से कह देंगे कि ला रहे हैं, लेकिन रियलिटी में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। मेरी राय में लेजिट पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, और ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि कितना इंप्लीमेंटेशन किया जाता है इन पॉलिसीज का और रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे क्या चेंज आता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पर मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। और बाकी इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुवेरा ऐप का। कुवेरा एक म्यूचुअल फंड्स का प्लेटफॉर्म है और एक फ्री एडवाइजरी प्लेटफॉर्म भी है, जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स पे अपने गोल्स के हिसाब से, कि आपका क्या गोल है, उसके हिसाब से आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहां पर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में। कुवेरा और Amazon आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार सेव एंड शॉप ऑफर। अगर आप फ्यूचर में शॉपिंग प्लान कर रहे हैं तो आप कुवेरा ऐप में इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 90K रुपीज, और अप टू 6% पर एनम का रिटर्न मिल सकता है आपको। और जब आपको शॉपिंग करनी हो, आप उस पैसे को रिडीम कर सकते हैं। और अगर आप Amazon वाउचर्स खरीदेंगे उससे, तो आपको Amazon की तरफ से 3% का टॉपअप भी मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।